दोस्तों नमस्कार। भारत में राजनीति की एक रवायत रही है। जो काम आप करते हैं उसके ठीक उलट जनता के सामने आप वादा कर डालिए और बताइए कि इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता कितनी पाक साफ है। यानी अगर आप भ्रष्ट हैं तो आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना होगा। अगर आप चुनाव जीतने के लिए भ्रष्टाचार के तमाम हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको उन हथकंडों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर आपके सदस्य यानी पार्टी से जुड़े हुए सदस्य या फिर जिस राज्य में आपकी सत्ता है वहां पर राजनीतिक सत्ता के अनुकूल अगर कानून को भी दरकिनार करने की जरूरत पड़े तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप कानून के हक में लगातार बोलेंगे। इस देश के भीतर की राजनीति वाकई गजब की है, और खास तौर से तब जब जिक्र संविधान का हो और जिक्र लोकतंत्र के मंदिर के भीतर हो रहा हो। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 संकल्प लिए। ये ऐसे संकल्प हैं जो जनता को पाठ के तौर पर पढ़ाए जा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को यह बतलाया जा सकता है कि देखिए, इन 11 संकल्पों को आप अपना लीजिए और उसके बाद यह देश विकसित हो जाएगा और प्रगति की राह पर दौड़ने लगेगा। और सरपट दौड़ते हुए भारत को जो रोकना चाहता है वह इन 11 संकल्पों में से किसी को नहीं मानता है। लेकिन क्या जो संकल्प ले रहे हैं उन्होंने उन संकल्पों पर चलने की कोशिश की है, या फिर राजनीतिक सत्ता में पहुंचकर और पहुंचने के बाद दोनों परिस्थितियों में उन संकल्पों को धराशायी कर दिया, उनकी धज्जियां उड़ा दी? यह सवाल आज जरूरी इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही 11 संकल्पों का जिक्र किया है। लेकिन हम उन 11 संकल्पों पर आए और इस देश के भीतर मौजूदा सत्ता की हकीकत आपके सामने रखें, उससे पहले आज हमें लगता है कि दरअसल राजधर्म का भी जिक्र जरूर होना चाहिए। जो पीढ़ी जानती बूझती ना हो यह समझे कि अटल बिहारी वाजपेयी जब 50 बरस संविधान के हुए थे, उस वक्त उन्होंने संविधान के 50 बरस को लेकर पार्लियामेंट के भीतर एक बड़ी सभा की थी और उसमें संविधान के हक में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने वैसे ही भाषण दिए थे जैसे कल दिए गए या बीते 2 दिनों में संविधान के 75 बरस पूरे होने पर दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र किया कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जब 50 बरस पूरे हुए थे तब किस जश्न और उत्साह के साथ देश के संविधान को याद किया गया था। लेकिन 50 बरस के तुरंत बाद गुजरात में जो कुछ हुआ, और गुजरात में खास तौर से गोधरा कांड और उसके बाद की परिस्थितियों ने जिस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को अपनी जद में ले लिया और सत्ता को लेकर सवाल देश नहीं बल्कि दुनिया भर में उठने लगे, उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात पहुंचे थे। उनके बगल में उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे और तब पहला पाठ इस देश के प्रधानमंत्री ने एक सूबे के मुख्यमंत्री को यह कहकर दिया था कि राजधर्म से बड़ा कोई धर्म होता नहीं है। क्या किस रूप में कहा, आज हमें लगता है शुरू इससे जरूर करना चाहिए क्योंकि जिक्र आज 11 संकल्पों का है। तो पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2002, बगल में बैठे हुए मौजूदा वक्त के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं।
दरअसल आज राजा के धर्म को बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दौर में राजा और धर्म दोनों परिस्थितियां संविधान के दायरे में या लोकतंत्र के मंदिर के भीतर बदल चुकी है। इसीलिए आज तो जिक्र उन संकल्पों का होना चाहिए जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बाकायदा किया, और यह कहकर किया कि अगर इन 11 संकल्पों के आश्रय इस देश के संविधान और देश को समझने की जरूरत हो तो आप समझ लीजिए। अलग अलग संकल्पों के आश्रय मौजूदा वक्त की हकीकत क्या कहती है, तो प्रधानमंत्री मोदी का छठा संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस देश की राजनीति परिवारवाद में जाकर सिमट चुकी है, और परिवारवाद के आश्रय इस देश के भीतर जितने भी क्षत्रप हैं, अगर आप उनको देखें तो उनकी राजनीति परिवार के आश्रय चलती है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप जिक्र कर सकते हैं, वो खास तौर से बिहार उत्तर प्रदेश में आरजेडी का जिक्र कीजिए, या समाजवादी पार्टी का जिक्र कीजिए, या फिर किसी भी क्षत्रप को लेकर जो आपके जहन में सवाल उठते हैं, तो परिवारवाद उसके दायरे में आकर खड़ा होगा ही। और कांग्रेस पार्टी, इसे आप कैसे भूल सकते हैं, यह भी तो परिवारवाद के दायरे में है। नेहरू गांधी परिवार से निकला हुआ हर शख्स कांग्रेस की पहचान और कांग्रेस को जीता है। शायद यही बातों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने 11 संकल्पों में छठा संकल्प लिया, आज बात उसी से शुरू की जाए। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। अच्छा लगता है, कोई भी कहेगा वाकई ऐसा तो होना चाहिए। कैसे परिवार के आश्रय सत्ता को लोग संभालते चले जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र कर रहे थे तो क्या उन्हें पता था या पता है या मालूम होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट के भीतर 240 सांसद बीजेपी के बैठे हुए हैं, उसमें से 87 सांसद परिवारों की राजनीति के आश्रय संसद तक पहुंचे हैं। यानी 87 सांसद इस दौर में बीजेपी के परिवारवाद से निकलकर उस कारपेट पर चलते हुए सांसद बने हैं जिसमें परिवारवाद होना नहीं चाहिए, लेकिन परिवारवाद है। हमारी टीम ने इसके बाद एक दूसरी मेहनत की और यह भी बताया, दरअसल अभी हाल में ही जो महाराष्ट्र में जीत मिली है, और उस जीत में सारे रिकॉर्ड पुराने टूट गए, 136-37 एमएलए, तो इस बात का जिक्र भी कर दीजिएगा कि दरअसल उसमें से 63 सांसद 63 एमएलए 63 ऐसे हैं जो परिवारों की राजनीति से निकलकर बीजेपी के टिकट पर एमएलए बने हैं। और इतना ही नहीं, आज जब शपथ ग्रहण महाराष्ट्र में हो रहा था और जितने मंत्रियों ने शपथ ली, उसमें 15 मंत्री जो बन रहे हैं वो पूरे तरीके से परिवार की राजनीति से निकल कर आए हैं। यह सिर्फ बीजेपी का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, यानी बीजेपी के भीतर परिवारवाद की राजनीति किस तरीके से मौजूद है। और प्रधानमंत्री ने चूंकि जिक्र कर दिया कि देखिए परिवारवाद का खात्मा होना चाहिए, इस देश के विकास और प्रगति में वो बड़ा रोड़ा है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के डेमोक्रेटिक सिस्टम में बड़ा मुश्किल है। हमारी टीम ने एक काम और किया, इस देश के भीतर में चाहे वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता हो, महाराष्ट्र का जिक्र तो हमने आपसे कर दिया, और इसके ठीक समानांतर बीजेपी शासित राज्यों में गुजरात का जिक्र हो, राजस्थान का जिक्र हो, मध्य प्रदेश का जिक्र हो, छत्तीसगढ़ का जिक्र हो, और यही लकीर आगे खींचते खींचते चाहे वो उत्तराखंड चली जाए, चाहे उस राजनीति के भीतर मौजूदा वक्त में चुनाव हुए हरियाणा आ जाए, अगर इन तमाम देश के भीतर में विधायकों की तादाद जो परिवारों से निकलकर बीजेपी के अलग अलग राज्यों में मौजूद है, उनकी संख्या हमारी टीम ने जो निकाला वो तकरीबन 212 बैठती है। यानी ये खांटी तौर पर उन पर नजर जाएगी और आप कहेंगे हां हां ये परिवार से जुड़ा हुआ शख्स है। कुछ ज्यादा इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि दूसरी और तीसरी पीढ़ी जिनकी राजनीति में थी और वहां से निकलकर दूसरी तीसरी पीढ़ी अब राजनीति में आई है, उसमें आप कह सकते हैं एक हल्का सा गैप है या दूरी है, लेकिन हम तो ये तुरंत उस राजनीतिक
कड़ी का जिक्र कर रहे हैं जिसमें इतनी बड़ी तादाद में परिवारों के आश्रय बीजेपी के भीतर राजनीति साधी जाती है, तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता भी समझ ले या समझता ही होगा कि दरअसल परिवार से निकलकर राजनीति साधना कितना आसान है। छत्रपों के भीतर तो वहीं के नेताओं ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उस पॉलिटिकल पार्टी को परिवार के आश्रय खड़ा किया। यहां उनके पक्ष में खड़े होने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को यह संकल्प लेने से पहले सोचना चाहिए था। यहां पर उन्होंने एक दूसरा संकल्प भी लिया और यह संकल्प उन्होंने आरक्षण को लेकर किया और आरक्षण को लेकर उन्होंने बहुत साफ तौर पर 8वां संकल्प जो लिया कि संविधान के प्रति हम समर्पित रहें और आरक्षण ना छीना जाए। लेकिन उनकी अगली लाइन थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 8वां संकल्प संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। यहां एक जानकारी आपको और होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव ही लड़ा कि हम 4% आरक्षण मुसलमानों को देंगे, धर्म के आश्रय देंगे। पिछले दिनों यह सवाल उनसे पूछा गया, क्या वाकई आप अडिग हैं? उनके जो सबसे वरिष्ठ एमएलए हैं, वहां पर जो मंत्री हैं, उनका कहना था कि बिल्कुल, चूंकि मुसलमानों में गरीबी अधिक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर से वो पीछे छूट गए हैं, उन्हें आरक्षण देना हमारी जिम्मेदारी है, हम देंगे, हमने वादा किया है। तो क्या बीजेपी उनसे समर्थन वापस ले लेगी? जैसे ही चंद्रबाबू नायडू जो ऐलान करते चले आ रहे हैं और अभी तक उन्होंने इंप्लीमेंट किया नहीं है, लेकिन वह इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे, तो यह संकल्प क्या बीजेपी के लिए एक फिट केस बनता है या नहीं बनता है? लेकिन उसके आगे एक और परिस्थिति में हम आपको लिए चलते हैं। यह संकल्प कहीं बड़ा है। यह इसलिए बड़ा है क्योंकि इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री बार बार करते हैं कि दरअसल इस देश के भीतर में सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए और हर क्षेत्र समाज के विकास को इससे लाभ मिले, यह होना चाहिए। हमें लगता है आज इसका कच्चा चिट्ठा भी सामने रखना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह संकल्प किस अंदाज में, दूसरा ही संकल्प था, ये कैसे लिया, सुन लीजिए। दूसरा संकल्प है हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। दरअसल प्रधानमंत्री सबका साथ और सबका विकास का जिक्र करते करते बहुत आगे निकल चुके हैं। सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए, सबका विश्वास चाहिए, तमाम चीजें कहते चले गए और इसीलिए इस संकल्प को उन्हें दोहराने में कोई मुश्किल हुई नहीं। लेकिन इस संकल्प के पीछे का सच क्या है? इस देश में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, अक्सर इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं कि हम वहां पर जाति और धर्म नहीं देखते हैं। हमें भी लगा वाकई कौन देखेगा जाति धर्म और कैसे उस जाति धर्म के आश्रय सरकारी योजनाओं के जो बेनिफिशियरी होंगे उसमें यह चीज तो परखी नहीं जाती होगी। हमारी टीम ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आप सरकार की किसी भी योजना के भीतर अगर आप जाते हैं और सरकारी वेबसाइट में ही इस बात का जिक्र करते हैं कि बताइए यह योजना किस आधार पे, किस जाति को लेकर यानी कास्ट वाइज कैसे दी गई, तो उसमें क्लियर कट निकल के आता है कि इतने लोग ओबीसी के थे, इतने लोग शेड्यूल कास्ट थे, इतने लोग शेड्यूल ट्राइब थे और उसके बाद एक अदर्स का खाका रहता है। उसमें ना तो माइनॉरिटीज का कहीं जिक्र होता है। ये अदर्स के खाके में हमारी टीम ने जो जानकारी हासिल की वो दरअसल बाकी अपर कास्ट के लोग हों उनको उसमें शामिल किया जाता है, जो कि गरीब हों, क्योंकि इस देश के भीतर आरक्षण उनके लिए भी निर्धारित किया गया जो कि ऊंची जाति के हैं लेकिन गरीब हैं। यानी माइनॉरिटीज का सवाल चूंकि बीजेपी की राजनीति से जुड़ा हुआ है, इस प्रक्रिया को समझे इस रूप में भी कि हमारी टीम ने कहा कि दरअसल जो डाटा आवास योजना का है, यानी भारत के भीतर जो प्रधानमंत्री आवास योजना दी जाती है, उसको भी अगर आप परखेंगे तो उसमें खुले तौर पर
जो पूरा चार्ट नजर आता है उसको आप सरसरी निगाहों से एक बार देख लीजिए। दरअसल सरसरी निगाहों से दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बकायदा सरकार के वेबसाइट पर यह डाटा उपलब्ध है और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, अदर्स और टोटल का जिक्र है। अगर उस दायरे के भीतर आप जाएंगे तो मसलन उत्तर प्रदेश को अगर आप देखते हैं तो उसमें भी 4 इंस्टॉलमेंट का जिक्र है, यानी 4 बार जो प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटित की गई। शुरुआत में आई थी तो शुरुआत में तो घर बांटने हैं क्योंकि तुरंत ऐलान हुआ है, तो शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए लोगों में 14,925 घरों को दिया गया, शेड्यूल ट्राइब में 133 घरों को दिया गया, ओबीसी में 4,084 घरों को दिया गया और अदर्स जो 4,223 थे। कुल मिलाकर यह संख्या बताई गई 23,365। दूसरे उसमें आया 43 लोगों को दिया गया जो शेड्यूल कास्ट से जुड़े थे, शेड्यूल ट्राइब के 2 लोगों को दिया गया, ओबीसी के 5 लोगों को दिया गया, अदर्स में 73 आया और टोटल हुआ 123। तीसरे और चौथी इंस्टॉलमेंट में 0,0,0,0,0 चलते रहा और यह परिस्थिति बताती है कि उत्तर प्रदेश के भीतर जितने भी अलॉटमेंट हुए उसमें जो अदर्स का जिक्र था उसमें माइनॉरिटीज का जिक्र नहीं था। और इस देश के भीतर में भी अगर आप हर इंस्टॉलमेंट यानी हर क्षेत्र के हिसाब से और हर फेज के हिसाब से जो घरों का अलॉट किया गया वह पूरे तरीके से जो रेंगता है, उसमें अगर आप ध्यान दीजिए जो पहला इंस्टॉलमेंट सबसे बड़ा इंस्टॉलमेंट था उत्तर प्रदेश के भीतर में, यह तकरीबन 11 लाख था जो मैक्सिमम किसी भी राज्य में दिया गया। इस 11 लाख में से अदर्स के हिस्से में 3,24,000 का जिक्र है, 1,11,000 का जिक्र है और इसके साथ साथ जो और परिस्थिति निकल कर आई उसमें एससी, एसटी के भीतर में तकरीबन 7.5 लाख घरों का जिक्र है। 3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है उसमें जातिगत आधार पर सरकार की तमाम योजनाएं, केंद्र की जो भी योजना चल रही है उसमें कहीं भी माइनॉरिटीज का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। वह एससी, एसटी और ओबीसी का रहेगा क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग मायने रखती है। और इसी दायरे में जब हम इस पूरे प्रधानमंत्री आवास योजना को परखते चले गए और आखिरी फेज में जब इस देश का जिक्र होगा तो आपको जानकर हैरत होनी चाहिए, जो चौथा फेज जब से प्रधानमंत्री 2024 का चुनाव जीते हैं उसमें 31 लोगों को देश भर में जो शेड्यूल कास्ट के हैं उनको घर दिए गए, शेड्यूल ट्राइब से जुड़े 67 लोगों को घर दिए गए, एक व्यक्ति को दिया गया ओबीसी, 61 व्यक्ति को दिया गया ओबीसी का घर और 50 उसमें अदर्स हैं जिसमें कोई भी माइनॉरिटी का नहीं है। कुल मिला के 149 बनता है। यानी यह सवाल आपके जहन में होना चाहिए। संकल्प लिए जा रहे हैं और संकल्प लेने की परिस्थिति में सबसे बड़ा संकल्प तो यह लिया गया कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे। हमें लगता है अपराध और भ्रष्टाचार दोनों कमोवेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो करप्शन की परिस्थितियों के भीतर हम कुछ बताएं उससे पहले प्रधानमंत्री के इस ऐलान को भी सुनना चाहिए जब वो कहते हैं करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस। तीसरा संकल्प है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो, भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं तो उनकी बात तो अडिग होगी, लेकिन करप्शन शब्द आते ही इस देश के जहन में बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का नाम आ जाता और पहली बार
यह सवाल नहीं उठता है कि कौन सी नौकरशाही, कौन सा नौकरशाह कितना करप्ट है। यह भी सवाल नहीं उठता है कि इस देश के भीतर कहीं कुछ काम कराने के लिए कितना पैसा कैसे देना पड़ता है। यह भी सवाल नहीं उठता है कि आखिर सीबीआई, ईडी और आईटी क्या वाकई करप्ट लोगों को पकड़ती है? बिल्कुल नहीं। सवाल इस देश में एक ही है, जनता का पैसा बैंक में, बैंक से पैसा कर्ज के तौर पर बड़े कॉरपोरेट के हिस्से में, और वो कॉरपोरेट पैसा ना लौटाता है और फुर्र भी हो जाता है, यानी उड़ान भी बाहर की भर लेता है, और उसके बाद सरकार आरबीआई के जरिए नोट छपवाती है या क्या कमाल करती है कि वह बैंकों की किताब को ठीक करने के लिए कर्ज माफी का ऐलान करते चली जाती है। यानी एक तरफ जनता का पैसा बैंक में, बैंक का पैसा कर्ज के तौर पर, और कर्ज का पैसा हम नहीं लौटाएंगे, इसका खुले तौर पर कॉरपोरेट का ऐलान, और सरकार द्वारा उसकी एवज में उसी बैंक में उतना पैसा दे देना। एक आंकड़ा लगातार रेंगता रहता है 16 लाख करोड़ का, लेकिन सवाल उसके आगे का है, क्योंकि बकायदा आरबीआई के जरिए जब यह बात निकल कर आई कि इस देश में जब सबसे ज्यादा एनपीए था, और जिस वक्त यह एनपीए इतना ज्यादा होते चला जा रहा था, तो इस देश की सिर्फ 10 बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने उस एनपीए का लगभग 45% हिस्सा चट कर गए थे। और वो कितनी बड़ी रकम थी, कल्पना कर सकते हैं? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, या 8 लाख करोड़, या 9 लाख करोड़, आप कोई भी रेंज लगा सकते हैं। लेकिन बकायदा आरबीआई जानकारी देती है कि एनर्जी और पावर से जुड़ी हुई 5 बड़ी कंपनियां, वो लैंको है, वो जयप्रकाश पावर है, वो प्रयागराज पावर है, वो केएसके महानदी है, वो रतन इंडिया पावर है, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई 5 बड़ी कंपनियां, वो भूषण स्टील है, वो एसआर ग्रुप है, वो वीडियोकॉन है, वो आलोक इंडस्ट्री है, वो एबीजी शिपयार्ड है, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई 5 बड़ी कंपनियां, जयप्रकाश होगा, आईएलएनएफएस होगा, ईआरए इंफ्रा इंजीनियरिंग होगी, ईपीसी कंस्ट्रक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस होगा, टेलीकॉम से जुड़ी हुई 5 बड़ी कंपनी, रिलायंस कम्युनिकेशन होगा अनिल अंबानी का, डिशनेट वायरलेस लिमिटेड होगा, एयरसेल होगा, वीडियोकॉन टेली कम्युनिकेशन होगा, जीटीई लिमिटेड होगा। ये सारे मैसेज बताते हैं कि भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के लिहाज से पहली बार जो सबसे ज्यादा एनपीए 9,33,000 करोड़ का था, यानी 2015 में वो 3,23,000 का था, और 2018-19 में बढ़ते बढ़ते वो 10,36,000 करोड़ का हो गया। उसमें इन कंपनियों का बड़ा योगदान था। और सरकार कहती है करप्शन के खिलाफ कोई पहल नहीं करेंगे। धीरे धीरे रिटर्न ऑफ करते करते उस 10,36,000 करोड़ को 5,71,000 करोड़ पे लाया गया, और अब कम करते करते उसको 3,58,000 करोड़ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 जब खत्म हुआ, यानी मार्च 2024 तक में यह परिस्थिति उस समय तक निकल कर आती है। और बड़ी कंपनियों के नाम है उसमें, उस कंपनियों से जुड़े हुए तमाम रईस जो हैं देश छोड़कर भाग गए। उसमें आप गीतांजलि जेम्स का नाम ले सकते हैं, यह नाम लेते ही आपको नीरव मोदी, मेहुल चौकसी का नाम आगा। आरबीआई की कैटेगरी में ये 14वें नंबर पर है। आप डिशनेट वायरलेस का नाम ले सकते हैं, आप एयरसेल का नाम ले सकते हैं, आप जिंदल इंडिया थर्मल पावर का नाम ले सकते हैं, यह 18वें नंबर पर है। आईएलएनएफएस सबसे बड़ा इस देश में जो शुरुआत होती है वो 95,000 करोड़ की यहीं से, इसके डूबने से शुरू होती है। और उसके बाद सवाल उठता है कि कौन क्या, और इसके साथ साथ करप्शन को सिस्टमेटिक तरीके से एनसीएलटी और आईबीसी के जरिए जो खेल खेला गया, उसमें एक रुचि सोया का नाम तो आ ही सकता है, जिस कंपनी को बाबा रामदेव ने कौड़ियों के मोल खरीद लिया, और वो कौड़ियों के मोल भी जेब से नहीं निकाले, फिर बैंक ने कर्ज दिया उनको और उन्होंने उठा लिया। वो रुचि सोया का नंबर 26वां है। एक एक कंपनी आप देखते चले जाइएगा इस देश में। रोटोमैक जो कलम बनाते थे, उत्तर प्रदेश के कानपुर के 17वें नंबर पर है। इस देश के भीतर जो गैमन इंडिया लिमिटेड था वो 100वें नंबर पर है, लेकिन उससे पहले गुड़गांव साउथ लिमिटेड रैपिड मेट्रो रेल 99वें नंबर पर है। वीसा पावर 95वें नंबर पर है। मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड 79th नंबर पर है। लाइंको अमरकंटक 40th नंबर पर है। इस्सार पावर गुजरात लिमिटेड 35वें नंबर पर है। और इन तमाम कंपनियों के मालिकों की परिस्थिति को अगर आप टटोलते चले जाएंगे तो फिर यह सवाल होगा, वाकई ऐसी स्थिति है क्या? और जब ऐसी स्थिति है और प्रधानमंत्री के 11 संकल्पों की पूरी लिस्ट बड़ी जबरदस्त है,
सुन लीजिए एक बार। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। अब ये हो सकता है आपके जहन में सवाल हो कि जिन जिन चीजों को लेकर संकल्प लिया गया उन्हीं की धज्जियां तो इस दौर में उड़ाई जा रही है, क्योंकि हर संकल्प के साथ मौजूदा सत्ता की नकारात्मक परिस्थितियां जुड़ी हुई है, या फिर उन्हीं संकल्पों के दायरे में सरकार ने अपने अनुकूल काम किया, अपनी पार्टी के अनुकूल काम किया, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए काम किया। लेकिन अगर इन संकल्पों के रास्ते सरकार चल रही होती तो इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर कभी शोर नहीं मचाता, राज्यों के भीतर से कभी आवाज नहीं आती। लेकिन संकल्प तो यह भी लिया गया कि राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, और राज्य रोना रोते हैं कि हमारा जीएसटी का पैसा दे दीजिए, हमारा जो भी बकाया है वह तो दे दीजिए। या फिर केंद्र सरकार जिन योजनाओं को अपनी राजनीति को साधने के लिए लेकर आती है और कहती है राज्यों से कि आपको इसको लागू कराना होगा, क्योंकि राज्यों को भी पैसा कम से कम 40%, मैक्सिमम 60%, इतना पैसा राज्यों को अपने बजट से केंद्र की योजनाओं में भी देना पड़ता है। और राज्यों की मुसीबत जो खास तौर से गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर यह बड़ी मुश्किल होती है कि वो राज्य अपनी राजनीति को साधने के लिए अपनी नीतियों को अपने अनुकूल बनाते हैं। वो चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो। लेकिन केंद्र कहता है जी नहीं, आप हमारे साथ दीजिए, और राज्य कहता है आप हमें पैसा तो दीजिए। और केंद्र कहता है पैसा आप आरबीआई के पास चले जाइए, 0 इंटरेस्ट रेट पे आप जितना पैसा लेना चाहते हैं लेते चले जाइए। हो क्या रहा है? राष्ट्र का विकास तो दूर की बात है, राज्य दर राज्य कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जो कि आज की तारीख में कर्ज में ना डूबा हुआ। और कर्ज भी एवरेज निकालिएगा तो 5 लाख करोड़ एक एवरेज है, बाकी सभी उसके ऊपर है। इन परिस्थितियों में यह देश के 11 संकल्प कैसे, कहां, किस रूप में टिकते हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि दरअसल राजनीति, और वह भी पार्लियामेंट के भीतर, और वह भी संविधान के आश्रय, जिन बातों का जिक्र इस देश में कर रही है, वह खुद अगर उसको पालन करने लग जाए तो इस देश से करप्शन गायब हो जाएगा। परिवारों से राजनीति निकलेगी नहीं। इस देश के कॉरपोरेट और बड़े बिजनेस हाउसेस का नेटवर्थ इस देश की जीडीपी से आगे नहीं जाएगा। इस देश में कानून का राज होगा। इस देश के भीतर हर तबका, चाहे वो जाति हो या सांप्रदायिक तौर पर, इस देश के भीतर में अलग अलग धर्मों के आश्रय सही, लेकिन एक निश्चिंतता होगी। ये सारी बातें काफूर है, गायब है, लेकिन संकल्प मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।